Okay, dear friends, good evening. How are you? अब today we have to start from the same point. आज आपका पार्ट 2 समाप्त हो जाना चाहिए ऐसी उम्मीद करता हूं, क्योंकि अब टॉपिक ज्यादा बचा हुआ नहीं। अभी मैं आपको डांस फॉर्म दिखाऊंगा, इसका विजुअल इमेज दिखाऊंगा, फिर थोड़ी सी हमारी चर्चा होगी। आज मैं आपको मेंस का भी एक क्वेश्चन डालूंगा। आपने कई दिनों से मेंस का क्वेश्चन नहीं लिखा है। एक्चुअली कल्चर में बहुत सारा पार्ट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, बहुत सारा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम जैसे कुछ तो मेंस के क्वेश्चन है तो मैंने मॉडल आंसर करके दे दिया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स उसको पढ़ पा रहे होंगे। तो पढ़ने के बाद कम से कम क्वेश्चन का एक दृष्टिकोण आपको मिल रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। अब चलिए पहले मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ले चलता हूं। हाँ, मैंने आपको बताया था कि पिछले क्लास में मैंने आर्किटेक्चर पर, स्थापत्य पर कुछ प्रश्न पूछे थे। तो उस प्रश्न में मैंने थोड़ी सी आप लोगों की हिचकिचाहट देखी थी। सो कंसीडरिंग दिस थिंग, हमने फिर इस बार उस क्वेश्चन को उसको रखा है। अब मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप उन क्वेश्चंस पर अच्छा परफॉर्म कर सकिए। देखिए, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन से द्रविड़ शैली की विशेषताएं हैं। विच वन मेंशन अबव इज आर फीचर्स ऑफ द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। पॉइंट वन, स्तूपिका का निर्माण, दैट इज स्तूपिका, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपिका। पॉइंट टू, मंडप का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ मंडप। पॉइंट थर्ड, रेखीय शिखर, लीनियर शिखर। एंड पॉइंट फोर, ऊंचे चबूतरे पर स्थापत्य का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट ऑन हायर प्लेटफॉर्म। तो ये चार चॉइसेस हैं, इसमें से आपको चुनना है। चॉइस ए केवल दो, चॉइस बी एक और दो, चॉइस सी एक, दो और तीन, और चॉइस डी 1 2 3 एंड 4, एक, दो, तीन एंड चार। मैक्सिमम सी। ओके, तो आपका उत्तर होता है चॉइस नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यस, नो 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 नो, जस्ट 1 मिनट, तो गलत हो गया। इसका मतलब है आर्किटेक्चर में कहीं कॉन्सेप्ट संबंधी आपको परेशानी तो नहीं है, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। देखो, स्तूपिका का निर्माण ये करेक्ट है, क्योंकि जहां पर शिखर समाप्त हो रहा है, पिरामिडनुमा शिखर, वहां पर स्तूपिका जो मैं तंजौर के टेम्पल में दिखाया, मंडप इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। रेखीय शिखर है, जिसको लीनियर शिखर कहते हुए, तो नागर शैली का है। और ऊंचे चबूतरे पर स्थापत्य का निर्माण ये भी नागर शैली का है। तो आप सी कैसे कर सकते हो? उसका उत्तर बी करना होगा। चॉइस बी इज द करेक्ट आंसर। अंकुर, क्या है पोजीशन? तो चॉइस नंबर बी में अच्छे बच्चे हैं कि नहीं? उधर उनके वेबसाइट पर देखो। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन पल्लव कालीन कला के लक्षण है? व्हाट इज आर फीचर्स ऑफ पल्लव आर्किटेक्चर? पॉइंट वन, विमान, विमाना, हाइट। तो पॉइंट ए वन, विमाना। पॉइंट टू, खंडीय शिखर, दैट इज यू कैन से खंडीय शिखर। एंड पॉइंट थ्री, मंडप। एंड पॉइंट फोर, गोपुरम। तो हियर यू नो कि चॉइस ए इज ओनली वन, विमान। चॉइस बी 1 and 2, विमान एंड खंडीय शिखर। पॉइंट सी, खंडीय शिखर एंड मंडप 2 and 3। एंड पॉइंट डी 1 2 and 3, विमान, खंडीय शिखर एवं मंडप। मतलब आपको पता करना है, चार लक्षण है, इसमें से कौन पल्लव कालीन आर्किटेक्चर के लक्षण है। खंडीय शिखर का मतलब पिरामिडिकल शिखर, पिरामिडिकल।
डी इसका करेक्ट आंसर है। गोपुरम नहीं होगा, गोपुरम चोला, चोला आर्किटेक्चर से, द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में चोला आर्किटेक्चर से गोपुरम की शुरुआत हुई। उससे पहले जो है उसमें यही फीचर्स होंगे जो ऊपर आप देखते हो। क्वेश्चन नंबर 3, स्थापत्य के क्षेत्र में चोलों को पल्लवों की विरासत प्राप्त हुई। रीजनिंग, चोल शासकों ने बड़ी संख्या में पहाड़ को काटकर मंदिरों का निर्माण करवाया। तो असर्शन में स्थापत्य के क्षेत्र में चोलों को पल्लवों की विरासत प्राप्त हुई। assertion in the field of architecture, Pallavas got the legacy of Cholas got the legacy of Pallavas. रीजनिंग, चोल शासकों ने बड़ी संख्या में पहाड़ को काटकर मंदिरों का निर्माण करवाया। चोला रूलर्स बिल्ट रॉक कट टेम्पल्स इन लार्जर नंबर। अब आपके पास च्वाइस है, ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मतलब ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। चॉइस भी ए एंड आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। चॉइस थी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग। एंड डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। सो यू आर हैविंग द 4 choices and you have to select from them. स्थापत्य के क्षेत्र में चोलों को पल्लवों की विरासत प्राप्त हुई, ये करेक्ट है। लेकिन ऐसा कहना कि चोल शासकों ने बड़ी संख्या में पहाड़ को काटकर मंदिरों का निर्माण करवाया, यह गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि चोल काल में जो टेम्पल है वो फ्री स्टैंडिंग टेम्पल है। आप याद करिए, मैंने पल्लवों के अधीन भी आपको क्या बताया था कि इनिशियली मैं स्टूडेंट्स कुछ ऐसा कसर रह गया जिसमें लगता है आर्किटेक्चर वाले में, चूंकि आपका कॉन्सेप्ट तो इतना क्लियर था कि कई बार मैंने क्लियर है कि कई बार प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मतलब 10 मैंने एक बार में 9 10 क्वेश्चन पूछा लेकिन गलत नहीं हुआ। और आर्ट वाले में देख रहा हूं थोड़ी परेशानी है, थोड़ा कंफ्यूजन है। तो क्या आर्ट वाला कॉन्सेप्ट आपका जो आर्किटेक्चर है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लैरिटी अगर नहीं हो तो आप हमसे पूछो, हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है जो कॉन्सेप्ट है वो शीशे की तरफ साफ होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे पल्लव हैं तो पल्लवों को जो टेम्पल्स थे वह टेम्पल्स रॉक का टेम्पल तो इनिशियली मैंने आपको बताया कि महेंद्र वर्मन स्टाइल है या नरसिंह वर्मन स्टाइल है। तो इन दोनों में जो टेम्पल्स हैं वो रॉक कट हैं। लेकिन जिसी समय आप राजसिंह स्टाइल में आ जाओगे जहां से आप शॉर्ट टेम्पल देखते हो, तटीय मंदिर, तो राजसिंह स्टाइल में भी आप देखते हो कि बेसिकली यू विल फाइंड द एविडेंस ऑफ द फ्री स्टैंडिंग टेम्पल। तो आप स्वतंत्र रूप से बनाए गए मंदिर के एग्जाम्पल देखते हो। तो उसके बाद तो फिर वही स्टाइल चलता रहा। तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ द रॉक कट टेम्पल यू कैन से। तो ये आपका उत्तर आता है। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्तकालीन मंदिर के विषय में क्या सत्य है? एक, इसमें शिखर के ऊपर स्तूपिका निर्मित की जाती थी। मैंने इस मंदिर में आपको कहा गया है कि गुप्तकालीन मंदिर के विषय में क्या सत्य है? एक, इसमें शिखर के ऊपर स्तूपिका निर्मित की जाती थी। मतलब शिखर के ऊपर उसको मतलब क्या कहोगे, कलश या स्तूपिका निर्मित की जाती थी। और दूसरा, मंदिर के बाहर का भाग सादा और अंदर का भाग अलंकृत होता था। ये क्वेश्चन तो मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए करना, थोड़ा सा मुश्किल होगा, ट्राई करो तो। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, गौर से पढ़ना आप। इसका उत्तर डी करो। देखो, मंदिर के ऊपर शिखर या स्तूपिका, स्तूपिका तो वैसे भी नागर शैली के लक्षण नहीं हो, द्रविड़ शैली के दक्षिण भारत के लक्षण है, आप देख रहे हो स्तूपिका जहां आप बोलते हो। तो स्तूपिका इज एसोसिएटेड विद साउथ इंडिया, यू नो।
तो पहली बात तो यह है कि स्तूपिका को आप काउंट करके नॉर्थ के साथ मत चलो, बल्कि साउथ इंडिया के साथ काउंट करके चलो। दूसरा, तुम देखते हो कि जो मंदिर के बाहर का भाग सादा और अंदर का भाग अलंकृत होता है, तो बिल्कुल उल्टा हो गया। यहां मंदिर के बाहर का भाग अलंकृत और अंदर का भाग सादा है। लेकिन ये तो मुश्किल है आपको पकड़ना, लेकिन इसको तो पकड़ सकते थे आप। तो सी नहीं, अगर आप इसमें बी करते तो मैं सेटिस्फाई हो जाता कि चलो इस पर आपकी निगाह नहीं गई। हालांकि ये भी गलत है और ये भी गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बहुत रेयर चॉइस आपको देता हूं, उपयुक्त में से कोई नहीं। और नॉर्मली मैं जो उपयुक्त में से कोई नहीं चॉइस देता हूं, तो आपको सेंस से पकड़ लेना चाहिए कि इसका मतलब है कि नॉन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि मेरी चॉइस में आपको बहुत कम नॉन ऑफ द अबव मिलते हैं। ओके, तो इसलिए ये क्वेश्चन में आपका उत्तर क्या है? उत्तर है उपयुक्त में कोई नहीं, ये उत्तर है आपका डी। अब क्वेश्चन 5, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला के किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? इसमें तो आप लोग गलत नहीं करोगे, और इसमें अगर आप लोगों ने गलत किया तो मुझे बहुत शौक लगेगा। इसको आप गलत तो नहीं कर पाओगे। चॉइस नंबर ए, यस, करेक्ट। अभी बताइए कि क्या आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्वेश्चन में कोई दिक्कत भी रह गई है, या कहीं पर आपको प्रॉब्लम रह गया है? तो देन आई कैन हेल्प, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाली क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत रह गई हो या कोई प्रॉब्लम, तो बताइए। अगर हेल्प चाहिए तो बताइए, क्योंकि मैं फिर आगे बताऊंगा और आगे का एरिया कवर करूंगा। इसमें आर्ट आर्किटेक्चर में देखो, अब एक काम करो, मैंने जो आपको बुकलेट जो मैंने मैटर भेजा हुआ है, तो आर्किटेक्चर आप मौर्य से शुरू कर दो। ओके, तो जब आप मौर्य पीरियड पर होगे तो वहां पर आप अशोक के स्तंभ देखोगे। केवल मैं आर्किटेक्चर की बात बता रहा, तो अशोक के पिलर्स देखोगे, फिर स्तूप देखोगे और गुफा वास्तुकला देखोगे, तीनों को देखोगे और उसके फीचर्स क्लियरली लिखे हुए हैं, उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद जब आप मौर्य के बाद मौर्योत्तर में आओगे तो देखोगे कि बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध पंथ से ही प्रेरणा मिली है, परंतु इस क्रम में, और मैंने तो आपको उसका इमेज भी भेजा हुआ है, तो आप चैत स्तूप और विहार, और चैत और स्तूप और विहार की बनावट आपको अच्छे ढंग से क्लियर है, तो आप उसको पढ़ लीजिए, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप गुप्त काल में आइए, तो उत्तर भारत में मंदिर निर्माण को जो प्रोत्साहन मिला, मंदिर भी दो तरह के हैं। अब उसमें कुछ मंदिर ऐसे हैं जो उसको बोलते हैं, उसके लिए एक टर्म आता है खासकर मोनोलिथिक। मोनोलिथिक का मतलब है कि जो पहाड़ को काटकर बनाया जाता है। तो ऐसा मैंने बताया कि एक ब्राह्मण मंदिर है, वराह मंदिर, और दूसरा बताया बौद्ध मंदिर है जो अजंता का मंदिर है। और फिर गुप्त काल में नागर शैली जस्ट डेवलप कर रहा था, उसके कुछ फीचर्स है, जैसे ऊंचे चबूतरे पर है, चारों तरफ से सीढ़ियां है, लेकिन आप गर्भगृह है, लेकिन आप गौर करोगे उसमें शिखर नहीं बनते हुए दिखाया गया है। उसका एक दो एग्जाम्पल है, जैसे आपको देवगढ़ का दशावतार मंदिर का शिखर दिखता है, या फिर भीतरगांव का जो ब्रिक टेम्पल है उसमें शिखर बना दिखता है। अदरवाइज मंदिर में का जो छत है वो सपाट होता था। अब गुप्तोत्तर काल में आए तब आपको इधर पल्लव कला मिल गई और चालुक्य कला। तो पल्लव कला ने द्रविड़ शैली का आधार तैयार किया और चालुक्य कला ने वेसर शैली का आधार तैयार किया। तो फिर आप जो पल्लव कला है उसके फीचर्स को देख लीजिए। आपको मैंने बताया है कि पहली महेंद्र वर्मन शैली में मंडप प्रकार के मंदिर बने, दूसरा नरसिंह वर्मन शैली में मंडप प्रकार के मंदिर के साथ रथ प्रकार के मंदिर, सबका तो मैं इमेज भेज चुका हूं। और राजसिंह शैली में पहली बार मतलब पहाड़ को काटकर बनाए गए मंदिर तो ऑलरेडी हैं,
लेकिन स्वतंत्र रूप से बनाए गए मंदिर की शुरुआत उस समय हुई, और वही मैंने महाबलीपुरम का तटीय मंदिर कहा था। और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर में जो द्रविड़ शैली है उसकी सारी विशेषताएं आपको महाबलीपुरम के तटीय मंदिर में नजर आने लगती है। तो इस तरह से आप महाबलीपुरम का तटीय मंदिर इज द एग्जाम्पल। तो इसको आप इस तरह से कवर कर लीजिए, और फिर उसको कवर करने के बाद तो ओके। और फिर उसके बाद अब पल्लव के बाद फिर आगे दक्षिण भारत में आप चोल कला पर गौर करिए, और उधर उत्तर भारत में तो अलग अलग जो कला है या अलग अलग चीजें हैं वो फिर आपको उसी से दोनों को आप लिंक करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप मतलब उसमें हिम्मत मत हारिए। जैसे आप पल्लव पर पहुंच गए तो फिर अब पूर्व मध्य काल में आओगे तो उत्तर भारत में नागर शैली के फीचर्स मैंने आपको करवाए ही हैं। फिर आप द्रविड़ शैली, आप चोल कला और आगे विकास देख ही रहे हो। फिर आप उसके बाद वेसर शैली का जो राष्ट्रकूटा वगैरह में आप देख रहे हो, तो सबके फीचर्स मैंने बताए हुए, इमेज भी भेजे हुए हैं। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसको फिर एक बार आप रिवाइज कर लेना, ठीक हो जाएगा। केवल हिम्मत रखो और कोशिश करो। अब मैं आपको एक दूसरी तरफ ले चलता हूं, और वह एरिया है डांस फॉर्म। तो डांस फॉर्म में मैं बताऊं, मैं इमेज दिखा रहा हूं। डांस फॉर्म का मैंने स्टडी मटेरियल भेजा हुआ, उसमें तुमको ध्यान रखना है किस किस क्षेत्र में क्लासिकल डांस है, और क्लासिकल डांस का कौन कौन सा एरिया है, उसमें कौन कौन से आर्टिस्ट है जो उससे जुड़े हुए। मेंस में उसमें क्वेश्चन नहीं बनता है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक बच जाएंगे जो मैंने आज आपको भेजा है। एक तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो मैं डिस्कस कर लूंगा, और दूसरा सोर्सेस ऑफ स्टडी एक बार पूछा है। तो सोर्सेस ऑफ स्टडी में विदेशी वृत्तांत ही पूछा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा पूरा तात्विक साक्ष्य क्या है, साहित्यिक साक्ष्य क्या है, विदेशी विवरण क्या है, इसको अलग अलग हमने क्लासिफाई कर दिया है। वह भी तुमको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं। कुछ नाम वाम आपको साहित्यिक ग्रंथ में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने पूरे साहित्य का विकास आपको कवर कराया हुआ है। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हो। तो अब हम लोग आ जाते हैं अंकुर। ये भरत, एक मिनट जस्ट स्टॉप स्टॉप। पहले आपको बता दूं कि देखिए, क्लासिकल नृत्य है तो माना जाता है कि जो नर्तक, वैसे नृत्य की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है, और जो प्रथम नर्तक है वो शिव को माना जाता है। तो शिव से जुड़ा हुआ जो नृत्य है उसको तांडव नृत्य कहते हैं। तांडव नृत्य कह सकते हो वह उग्र और संहार का नृत्य है, और जिस समय वो नृत्य शिव करते हैं वो संहार के मूड में होते हैं। उनके दाएं हाथ में डमरू और बाएं हाथ में अग्नि होती है, और तब वो अपने नृत्य फॉर्म में आते हैं। तो उसको कहते हैं तांडव नृत्य। और एक और नृत्य है, जैसे तांडव नृत्य उग्र है, तो एक और नृत्य है जो कोमल है, जो नरम है, और वह भी महत्वपूर्ण है। उसको लास्या नृत्य कहते हैं। लास्या आपको मेरे मैटर में मिल जाएगा। तो तांडव नृत्य का संबंध शिव से है, और लास्या नृत्य का संबंध पार्वती से है। तो जिसे आप क्लासिकल नृत्य के नाम से जानते हो, क्लासिकल नृत्य में तांडव और अधिकांश जो क्लासिकल नृत्य है उसमें तांडव और लास्या का मेल दिखेगा आपको।
उसमें किसी में तांडव का प्रभाव ज्यादा दिखेगा, जैसे आप देखो कथकली जो केरला का नृत्य है उसमें तांडव का प्रभाव ज्यादा दिखेगा, इसलिए वो ज्यादा रोबस्ट टाइप का नृत्य है। कहीं पर आपको लास्या का प्रभाव ज्यादा दिखेगा, जैसे कथक नृत्य है, जैसे मणिपुरी नृत्य है। तो मतलब यह है कि इस प्रकार से सभी नृत्यों पर, तो यही यही दोनों डांस फॉर्म है जिसका प्रभाव सारे क्लासिकल नृत्य पर पड़ते हैं। क्लासिकल नृत्य जैसे अब नृत्य कला है तो उसका आधारभूत जो ग्रंथ है, वैसे तो आप देखते हो सामवेद को संगीत पर ग्रंथ है, लेकिन जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को नृत्य, संगीत और नाट्य तीनों पर मास्टरपीस माना जाता है। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ही इन सारे नृत्यों के विषय में झलक मिलती है। इसी नृत्य के क्रम में आपको पहले भरतनाट्यम दिखाया जा रहा है, तमिलनाडु का नृत्य है जो तिरुनेलवेली जिले और तंजौर से जुड़ा हुआ है। और उस समय जो कांस्य मूर्तियां बनी है तमिलनाडु में, जो कांस्य मूर्तियां मंदिरों में आपको दिखती है, वो नृत्य उसी के तर्ज पर है। इसमें जो चेहरे और आंखों का जो भाव होता है वो बहुत महत्व रखता है। और यह नृत्य से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं, सोनल मानसिंह है, संयुक्ता पानीग्राही है, और वैजयंती माला जो फिल्मी हीरोइन रही है वो भी इस नृत्य से जुड़ी रही है। तो बहुत ही फेमस नृत्य है भारत का। और इसके बाद आप भरतनाट्यम के बाद तब आप देखोगे कथक, उस नृत्य को देखोगे तो कथकली है, ये केरला का नृत्य है और यह पूरे रात चलता है। और इसमें देखोगे एक कथावाचक है जो कथा बोलता है और एक नर्तक है जो नृत्य करता है, और एक वेल ड्रेस्ड होकर बैठा हुआ व्यक्ति आपको दिखाया जाता है और उनके चेहरे को किसी खास रंग से पुताई की जाती है, जैसे व्हाइट आपको दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, रेड दिखेगा। तो इस तरह से चेहरों की इसमें विशेष रंग से पुताई की जाती है। कथक इसमें कुंजू कुरूप इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण कलाकार हैं। फिर कथक नृत्य उत्तर भारत का नृत्य है, वो मंदिरों में जो मुगल दरबार में विकसित हुआ, और इन मंदिरों में पहले विकसित हुआ था, बाद में मुगल दरबार में इस नृत्य को संरक्षण मिला था। तो जो कथक नृत्य है उसकी विशेषता है उसमें जो रासलीला है कृष्ण और राधा की, वो कथक नृत्य पर उसका गहरा प्रभाव है। फिर उसके बाद आप देखते हो मणिपुरी, तो मणिपुरी को विकसित करने का श्रेय गुरु रविंद्र को है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लगभग 2500 ईसा, वैसे तो उसका जन्म 2500 ईसा पूर्व में, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के विकास में विशेष योगदान है मणिपुरी। और इसमें एक आपको दिखेगा, मैं अभी दिखाऊंगा, इस नृत्य का एक विशेष है विशेषता कि इसमें घाघरा पहनते हैं और घाघरा में गत्ता लगा होता है, गत्ता, ताकि घाघरा जो है पूरा फैला हुआ दिखे, और उस पर छोटे छोटे शीशे का टुकड़ा भी लगाया जाता है। और नैना जेवरी इस नृत्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कलाकार हैं। उसके बाद देखते हो ओडिशी। ओडिशी का संबंध, ये ओडिशा का नृत्य है और मंदिरों में ये विकसित हुआ, लेकिन इस ओडिशी नृत्य का संबंध कहीं ना कहीं भरतनाट्यम से भी है। दोनों के कलाकार भी आपको कॉमन दिखेंगे, जैसे सोनल मानसिंह है, संयुक्ता पानीग्राही है, वो ओडिशी का भी विशेषज्ञ है और भरतनाट्यम का भी। उसके बाद आप देखते हो तो और नृत्य में जैसे असम का सौत्रिया नृत्य है, वो पहले क्लासिकल नहीं था, पहले वो फोक नृत्य था, मतलब लोक नृत्य, लेकिन वो मंदिरों में विकसित हुआ असम में, और इसको विकसित करने का श्रेय असम के एक प्रमुख संत शंकर देव हैं, उनको है। और उन्होंने इस नृत्य को विकसित किया और अब तो वह क्लासिकल नृत्य का दर्जा पा चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो नृत्य पर जो मैंने आपको मैटर दिया हुआ है, तो क्लासिकल नृत्य की सूचना तो उससे आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा जो फोक नृत्य है, फोक नृत्य पर भी कई बार पूछते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट फोक नृत्य है वो आपको मतलब वो थोड़ा देखना होगा, वो मैं आपको सोर्स कर दूंगा। तो थोड़ा सा फोक नृत्य में 15-20 जो इंपॉर्टेंट नृत्य है, जैसे असम का है बिहू, जैसे बंगाल का यात्रा है, तो इस तरह के जो लोकल नृत्य हैं, तो उन नृत्य के बारे में थोड़ी सूचना लेनी होगी। लेकिन ये क्लासिकल नृत्य में यही है और मैंने उसके लिए कंटेंट आपको दे दिया, उसको आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल थोड़ा विजुअल इमेज देख लीजिए। लाइट को जलने दूं या बंद कर दूं? हम्म, ये भरतनाट्यम देखिए।
देखो इसमें चेहरे और मुख और आंखों का जो अभिनय है वो बहुत मायने रखता है। आगे बढ़ो। ये मोहिनी अट्टम है, ये भी तमिलनाडु का ही है तो जुड़ा हुआ। தும்பிக்கையாட்டி ஒற்ற கொம்பிலக்கி நடமாடும் கணபதியே பிரமானந்த கணபதியே 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 चलो ये कथकली, कथकली में देखो कथकली भी इसको कहते हैं। देखो ये नर्तक है, ये कथावाचक है। कि चेहरे को विशेष ढंग से रंगा जाता है। इस देखो सामने बैठा हुआ है, इसे कुछ इसको साइलेंट रहना पड़ता है। हम्म, ये केरला का है, केरल का नृत्य है ये। चलो ये कुचिपुड़ी है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी गांव में डेवलप हुआ था ये। चलो आगे बढ़ो। ये कथक नृत्य है, बिरजू महाराज, इनका डेथ पिछले साल हुआ है और ये दोनों बहुत बड़ा इलस्ट्रियस थे। ये बिरजू महाराज सबसे बड़े कथक नृत्य के माने जाते थे और इनके साथ जो आपका तबला वादक हैं वो भी जाकिर हुसैन है, वो भी बहुत प्रसिद्ध तबला वादक है।
आगे ये कथक नृत्य है। ये कथक नृत्य उत्तर भारत का नृत्य है। वो आपने बिरजू महाराज भी देखा, वो भी उत्तर भारत का है। पहले मंदिरों में डेवलप हुआ, बाद में मुगल दरबार में कथक नृत्य को संरक्षण मिला है। बच्चे लोग क्या पूछ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कथकली केरला का है और कथक उत्तर भारत का है, तो दोनों में अंतर है। चलो आगे। ये तांडव नृत्य है, नॉर्मली पुरुष करते हैं, ये महिला तांडव नृत्य कर रही है। तांडव नृत्य इतना कठोर होता है कि पहले केवल पुरुष ही करते थे। शिव का नृत्य है, संहार का नृत्य है, लेकिन इसमें महिला को करते दिखा जा रहा है। जल प्रवाह पावितस्तले गले वलम्ब्यलम्बिताम्बुजं चकार ताण्डवं करोतु नः शिवं भ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान भावते किशोर चंद्रशेखरे रति प्रवीक्षण पिंगलस्फुरणामणि प्रभातकंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मकान्त सिंधु उत्तरीय मेदुरे मनोविद्भुतं विधत्भूत भर्तरि चलो 10 मिनट। और आगे ये व्यू है, लोकल नृत्य है असम का। हाँ नहीं, हम बोलते रहते हैं, तुम चलने में बंद मत दिया करो। ये असम का लोकल नृत्य है। आगे ये मणिपुरी है, मणिपुर का। देखिए गत्ता लगा हुआ, मैंने कहा कि उसमें थोड़े से छोटे छोटे शीशे के टुकड़े लगे होते हैं, गत्ता लगा होता है ये।
मुख्य कलाकार नैना जेवरी है इसका। सिद्धेंद्र गुरु ने इसको शुरू किया था, 2500 वर्ष पुराना है। भरतनाट्यम इसका आधार है। चलो ये छाव नृत्य आगे बढ़ाओ इसको। ये अब नहीं, एक एक ये था और भी था एक, नहीं ये नहीं, इसको हटाओ ना, दैट इज नॉट क्लासिकल डांस। एक तांडव का था, फायर वाला। चलो दोनों का इनकम्प्लीट है, कोई बात नहीं। ओके माय स्टूडेंट्स, तो मैंने एक झलक दे दी। वैसे अब क्लासिकल डांस के अगर आप लाइट पुट ऑन, तो अगर क्लासिकल डांस में रुचि रखते हो तो आपको जो भी ओकेजन मिले आप उसको देखते रहो और पहचानने की कोशिश करो कहाँ का नृत्य है। मैंने मैटर में आपको दे दिया हुआ है, आप उस मैटर का इस्तेमाल करो। और उसमें इंपॉर्टेंट, चूंकि मैं डांस फॉर्म पर भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसके फीचर्स, तो वहां पर आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसमें, मुख्य परीक्षा में प्रश्न नहीं बनता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है। तो एक क्वेश्चन मैं पहले मेंस के लिए आज बना देता हूं, जो आप लोग ट्राई कर लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डांस पर नहीं है, ये प्रश्न है कि वो तो फोक नृत्य होगा। बिहार और यूपी में क्लासिकल नृत्य नहीं है। बिहार में तो सबसे बड़ा नृत्य फगुआ नृत्य बोलते हैं उसको, फगुआ जो सावन में गाया जाता है। यूपी में उसी तरह से आपको लोकल बहुत सारे नृत्य मिल जाएंगे जो भोजपुरी में हैं, तो वैसे नृत्य आपको यूपी में भी मिल जाएंगे। बिहार में एक फोक नृत्य जट जटिन है, उसी तरह से बहुत सारे फोक नृत्य, लेकिन क्लासिकल नृत्य नहीं है। एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं, आप लोग इसको कवर करिए। नागर शैली एवं द्रविड़ शैली, एक मिनट एक मिनट, एक चीज छूट गया। स्थापत्य की नागर शैली एवं द्रविड़ शैली के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए स्थापत्य की नागर शैली एवं द्रविड़ शैली के लक्ष्य को के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए पूर्वकालीन स्थापत्य, पूर्वकालीन स्थापत्य
की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न को तुम लोग करना खुद से, इसको इसको खुद से आप करिए। नागर शैली की मैंने विशेषता बताई है, द्रविड़ शैली की विशेषता बताई, और दोनों के अंतर को स्पष्ट करते हुए चोल का स्थापत्य को आप बताइए। अब देखो, दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, और एक सेफ्टी के लिए मैंने विज्ञान और तकनीकी, कल्चर के बाद मैंने एक पहलू को लिया है, आपको ध्यान होगा, विज्ञान और तकनीकी। तो पहले मैं इसको स्पष्ट करता हूं। देखिए, मैं पहले आपको, आप इसको पढ़ लेना, पता नहीं आप लोग इस कंटेंट को कितना फॉलो कर पाते हो। पहले आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको आपको, हाँ, इस क्वेश्चन का वर्ड लिमिट में बताता हूं। 150 वर्ड्स कर लीजिए इसको। ये जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी दिया है उसको 150 वर्ड्स कर लीजिए। और विज्ञान और तकनीकी का मैं आपको फीचर्स बताता हूं। जैसे देखिए, सबसे पहले अगर आपको प्राचीन काल में विज्ञान और तकनीकी पर लिखनी हो तो पहले आप इंट्रोडक्शन में ये बात जरूर दे देना कि सामान्य धारणा के विपरीत, सामान्य धारणा के विपरीत का मतलब है कि सामान्य धारणा के विपरीत कि प्राचीन भारत के लोग धर्म एवं दर्शन, मतलब एक्चुअली आप इसको ऐसे, हालांकि मैंने उस मैटर में भी दे रखा है, लेकिन आप ऐसे शुरू करना कि एक सामान्य धारणा के विपरीत कि प्राचीन भारत के लोग धर्म एवं आध्यात्म में ही डूबे रहे। संगीत पढ़ लेना, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, उसको ऐसे ही पढ़ लेना। तो आप उसमें देखना कि भाई प्राचीन भारत को, वहां पर आप उसको इंट्रोडक्शन में जहां भी देना हो वहां पर ये देना, एक सामान्य धारणा के विपरीत कि प्राचीन भारत के लोग धर्म और आध्यात्म में ही डूबे रहे। प्राचीन भारत के लोगों ने गणित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, बल्कि उनकी कुछ उपलब्धियां तो के लिए पश्चिमी विश्व भी ऋणी है। जो प्राचीन भारत के लोगों का खास के जो गणित के क्षेत्र में उपलब्धियां हैं उसके लिए वेस्टर्न वर्ल्ड भी ऋणी है। तो अब इसमें सबसे पहले तुम गणित को देखोगे तो गणित में जो उपलब्धि है वो क्या है कि लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व, लगभग तीसरी सदी ईसा पूर्व में, लगभग तीसरी सदी ईसा पूर्व में अंकमाला का विकास, मतलब कि लगभग तीसरी सदी ईसा पूर्व में जो विकास हुआ है वो किसका विकास हुआ है, तो अंकमाला का विकास हुआ है। दैट इज अंकमाला। और न्यूमेरल्स, जिसको आप न्यूमेरल्स या अंकमाला कहते हो, न्यूमेरल्स, और लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व में शून्य का प्रयोग। क्या हुआ है, दूसरी सदी ईसा पूर्व में शुरू हुआ है किस चीज का, तो शून्य का प्रयोग शुरू हुआ। पहले लगभग तीसरी सदी ईसा पूर्व में अंकमाला का विकास हुआ है, लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व में शून्य का प्रयोग शुरू हुआ है। ये दोनों चीजें तो आपको दिख रही है, शून्य का प्रयोग और अंकमाला का ज्ञान। इसके बाद आपको पता चलता है दो तीन बातों का कि अंकमाला पश्चिमी विश्व ने, यूरोप वालों ने हमसे सीखी। आपको आश्चर्य होगा, हालांकि आपको मैटर में मिलेगा कि जो प्राचीन यूनान के लोग थे उन्होंने भी न्यूमेरल्स का डेवलपमेंट कर लिया था, अंकमाला का विकास कर लिया था।
लेकिन जो अरब वाले हैं, बीच में एक स्थिति आई, मैं मध्यकाल में बताऊंगा, जो अरब के मुस्लिम बुद्धिजीवी थे वो पूरब और पश्चिम के बीच सेतु का काम करते थे। जो अरब विद्वान है वो अरब विद्वान भारत से, चाइना से बहुत कुछ सीखा और पश्चिमी विश्व को सिखाया। उसी में अरब वालों ने अंकमाला का ज्ञान हमसे प्राप्त किया और ले जाके यूरोप के लोगों को सिखाया। तो यूरोप के लोग अपने अंकमाला को अरबी कहते हैं, क्योंकि अरब वालों से सीखा, और अरब वाले उसको हिंदसा कहते हैं क्योंकि वो हिंदुस्तान से सीखा। और उसी प्रकार से आप देखोगे शून्य, शून्य का प्रयोग पश्चिम में नहीं होता था, शून्य का प्रयोग बड़ा ही क्रांतिकारी कदम था। एक बार मार्कंडे काटजू है, एक जो रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने कहा कि अगर पश्चिमी विश्व में अगर 1,00,000 लिखना होगा तो 1,000 को 100 बार लिखेंगे। अगर उनको पश्चिमी विश्व में शून्य लिखना होगा तो 1,000 को 100 बार लिखेंगे। लेकिन अगर भारत में 1,00,000, अगर हिंदुस्तान, अगर इंडिया को 1,00,000 लिखना होगा तो 1 पर सीधा 5 शून्य डालकर उसको 1,00,000 कर देंगे। तो जो वहां का अप्रोच है और यहां का अप्रोच है उसमें फर्क है। तो दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, अब एक क्या है कि ये तो आपने अंकमाला देख लिया, उसके बाद आपको पता चलता है कि प्राचीन भारत के लोगों ने बीज गणित का ही विकास किया। उसके बाद जैसे हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता में जो इतनी बेहतर टाउन प्लानिंग है वो बताता है कि मेजरमेंट उनका कितना बढ़िया था। तो कहीं ना कहीं आप जानते हो कि ज्यामिति के विकास की तरफ भी संकेत करता है। हड़प्पा सभ्यता में आपको ज्यामिति के विकास की तरफ संकेत मिलता है। दूसरी बात है कि मैंने पीछे बताया हुआ, शायद आपको याद हो कि जो वैदिक आर्य थे वो यज्ञ वेदी बनाते थे। तो उनकी जो यज्ञ वेदी होती थी वो कैसी होती थी? तिकोना होती थी, ट्रायंगुलर, जैसे ऐसे बनाते थे। अभी भी अगर जमीन के नीचे कोड़ के यज्ञ वेदी बनाई जाती है तो उसका साइज आपको ऐसा ही दिखेगा, ये तिकोना। इस तरह का जो यज्ञ वेदी है ये बनाने लगे वैदिक आर्य। इससे भी ज्यामिति का विकास हुआ, एक खास एंगल, जैसे इसका एक सूत्र है सुल्ब सूत्र। मैंने आपको कर्म सूत्र में बताया था 3 है, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और स्रोत सूत्र। तो स्रोत सूत्र का ही पार्ट है सुल्ब सूत्र, जिसमें यज्ञ वेदी बनाने की कला पता चलता है। तो इस तरह से आप देखते हो। उसके बाद जो आर्यभट्ट है, तो आर्यभट्ट के विषय में एक बात कही जाती है कि आर्यभट्ट ने त्रिकोण का, मतलब एक कह सकते हो कि एक त्रिभुज का मान निकाला। तो त्रिभुज की भुजाओं का मान निकाला तो त्रिकोणमिति का विकास हुआ, ट्रिगोनोमेट्री। फिर आगे आपको सूचना मिलती है ब्रह्मगुप्त है। तो ब्रह्मगुप्त ने ऋणात्मक और धनात्मक अंक तो आप समझते होंगे, मतलब जिसको कहते हैं नेगेटिव डिजिट्स। तो उसने ऋणात्मक अंक का विकास किया, मतलब जो नेगेटिव डिजिट्स है, माने ही बेसिकली डेवलप्ड नेगेटिव डिजिट्स। उसने ऋणात्मक अंकों का विकास किया। तो इस तरह आप देखते हैं धनात्मक और ऋणात्मक 2 प्रकार के अंकों का विकास हो। तो इज दिस पॉइंट क्लियर? वैसे मैंने मैटर में तुमको दे रखा है। अब दूसरा मैं आपको, ये तो हुआ अंक गणित। अब तुमको मैं लाता हूं खगोल शास्त्र। तो खगोल शास्त्र को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भी काफी उपलब्धि है इंडिया की। एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में उपलब्धि आपको दिखेगी कि जैसे कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने जो उस समय पृथ्वी की परिधि का मान निकाला, पेरिफेरी ऑफ द अर्थ, तो दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट इवन टुडे विथ सर्टेन मॉडिफिकेशन। जैसे आर्यभट्ट ने जो पृथ्वी की परिधि का मान निकाला, वो पृथ्वी की परिधि का मान आज भी कुछ परिवर्तनों के साथ मान्य है। इतना इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आर्यभट्ट का है।
फिर आप देखते हो कि आर्यभट्ट की उपलब्धि क्या है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का पता लगाया। मतलब एक तो पृथ्वी की परिधि का मान, दूसरा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, यानी सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, इसका पता लगाया। और आर्यभट्ट ने ही स्थापित की कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर, यह स्थापना आर्यभट्ट ने की। यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर, यह आर्यभट्ट ने स्थापना की। और आर्यभट्ट की जो यह स्थापना है, इसको वराहमिहिर ने आगे बढ़ाया और वराहमिहिर ने इसमें उल्टी बात डाली, और वह यह कि जैसे उसने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो वराहमिहिर ने स्थापित करने की कोशिश की कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है, मून रोटेट्स राउंड द अर्थ। तो कहीं ना कहीं वह इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रही। तो जो वराहमिहिर है वो भी अपने आप का और अपने टाइम का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, और उसने भी खगोल शास्त्र पर काम किया है। जो आर्यभट्ट की ग्रंथ है उसका नाम आर्यभट्टीय है, और वराहमिहिर ने बृहद संहिता, हालांकि कई ग्रंथ लिखे, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है बृहद संहिता। ये खगोल शास्त्र हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं भौतिक शास्त्र। तो भौतिक शास्त्र का मतलब है कि हमारे यहां आरंभ से ही एक धारणा प्रचलित रही, यह जो संसार है वो 5 तत्वों से निर्मित है, छित, जल, पावक, गगन और समीर। छित का मतलब हुआ पृथ्वी, जल का मतलब हुआ जल, और पावक का मतलब अग्नि, गगन आकाश, और शरीर। मतलब छित, जल, पावक, गगन, समीरा, समीर माने हवा। मतलब पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्वों से यह संसार बना है। तो ये यहां से भौतिक शास्त्र के दर्शन को प्रोत्साहन मिला। अब देखो, ऐसा नहीं कि भौतिक शास्त्र स्वतंत्र रूप से, फिजिक्स का स्वतंत्र रूप से विकास कर रहे थे। एक्चुअली था क्या, ये सब धर्म के साथ लिपटा हुआ था। जैसे खगोल शास्त्र, तो यू कैन नॉट से कि खगोल शास्त्र उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपनाया और बेसिकली दे वेर इंक्लाइंड टू प्रमोट द साइंस और टेक्नोलॉजी। ये कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करने की इच्छा थी, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली है क्या कि वह ग्रह और नक्षत्रों को ईश्वर समझते थे, और चूंकि ग्रह और नक्षत्र को ईश्वर समझते थे, तो ग्रह और नक्षत्र के मूवमेंट पर उनकी नजर होती थी। तो ग्रह और नक्षत्र के मूवमेंट पर उनकी नजर होती थी, इसलिए वे उसका अध्ययन करते थे। उसी तरह से जो फिजिक्स है, वो फिजिक्स क्या बोलता है कि 5 तत्वों से इस संसार का निर्माण हुआ है। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर 5 तत्वों की वो बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि संसार के निर्माण या उसकी समझ उनको ज्यादा बेहतर विकसित है। तो आपको टर्म मिलता है भौतिक शास्त्र, आपको टर्म मिलता है, एक टर्म मिलता है जैसे अब रसायन शास्त्र। हाँ, भौतिक शास्त्र में तो मैंने आपको बताया कि 5 तत्वों से निर्मित है। उसके बाद भौतिक शास्त्र को आप परमाणु दर्शन से भी जोड़कर देख सकते हो। जैसे परमाणुवाद का ज्ञान प्राचीन भारत के लोगों को था। जैसे आपको याद होगा कि मैंने आपको परमाणुवाद के ज्ञान की बात बताई थी। एक चिंतक को सरदर्शन में, 6 मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी में एक नाम बताया था, उलुक कनात। उलुक कनात को परमाणुवाद का ज्ञान था। फिर आपको रसायन शास्त्र, तो रसायन शास्त्र में आपको ऐसा मिल जाएगा कि एक तो रसायन की जानकारी थी, माने विभिन्न प्रकार की औषधियां जो प्राचीन काल में बनाई जाती थी, जैसे चरक संहिता है या सुश्रुत संहिता है। तो औषधियां किससे बनती थी? तो वनस्पति के रसों से बनती थी।
मीन्स कि द जूस ऑफ वेजिटेबल्स वे आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। तो इन वन सेंस दैट इज गोइंग टू गिव सपोर्ट टू केमिस्ट्री। इससे रसायन शास्त्र को प्रोत्साहन मिल रहा है। जैसे आप विभिन्न वनस्पतियों से आप उसका रस निकाल कर, जूस निकाल कर आप बनाते हो, तो उससे क्या मिल रहा है? तो उससे विभिन्न वनस्पति, एक तरह से आप अगर गौर करके देखेंगे तो इससे प्रोत्साहन मिल रहा है किसी खास चीज का। किस चीज का प्रोत्साहन मिल रहा? तो आपको इससे केमिस्ट्री के ज्ञान को प्रोत्साहन मिल रहा है। फिर आपका आता है एक केमिस्ट्री जीव विज्ञान। जीव विज्ञान तो बायोलॉजी। बायोलॉजी अब जैसा आप इस कंटेक्स्ट में जीव विज्ञान पर नजर डालिए तो आपको सूचना मिलती है जीव विज्ञान के विषय में कि जो बायोलॉजी है उस बायोलॉजी पर थोड़ी सी आप नजर रखिए तो आपको यहां पर सूचना मिलती है, मतलब जो बायोलॉजी है या जीव विज्ञान है वो क्या कहता है कि औषधि शास्त्र पर सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर कोई आपसे पूछे तो आप अथर्ववेद का नाम लीजिए। अथर्ववेद उससे प्राचीन है, उसमें औषधि की जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद अगर आप मगध साम्राज्य में आइए तो आपको एक राज्य वैद्य के बारे में मिलता है जिसका नाम है जीवक। तो वह जीव विज्ञान के विकास से जुड़ा हो। उसके आगे आप जाएंगे तो दूसरी सदी ईसा पूर्व में दो इंपॉर्टेंट औषधि शास्त्री है, दो इंपॉर्टेंट चिकित्सक है। एक का नाम है चरक और दूसरे का नाम है सुश्रुत। तो आपको मिलेगा मेरे मैटर में एक चरक संहिता, दूसरा सुश्रुत संहिता। उसको औषधि पर इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें इंफॉर्मेशन है। उसमें हर तरह की बीमारी, यक्षमा जैसी बीमारी, कोढ़ जैसी बीमारी, मिर्गी जैसी बीमारी, और इसके अलावा उसमें आप देखेंगे तो सर्जरी की भी सूचना मिलती है। उसके आगे आपको गुप्त काल में मिलता है राज्य वैद्य धन्वंतरी, वो एक महत्वपूर्ण औषधि शास्त्र है। इसके अलावा आपको गुप्त काल में हाथियों की चिकित्सा पर भी ग्रंथ मिलता है, हस्तायुर्वेद, यानी पशुओं की चिकित्सा पर भी ग्रंथ लिखा गया है। इस तरह से आपका जीव विज्ञान भी प्राचीन काल में विकसित अवस्था में है। तो आपको डिफरेंट टाइप का जो साइंस है वो डेवलप्ड है। अब एक टर्म आता है प्रौद्योगिकी। आपको मेरे मैटर में मिल जाएगा प्रौद्योगिकी, बहुत आसान है। और प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। तो वैसे तो विज्ञान पर ही पूछेंगे लेकिन प्रौद्योगिकी पर भी पूछेंगे तो आप सबसे पहले तो मृदभांड निर्माण दे ही सकते हो। मृदभांड निर्माण का मतलब है पॉटरी मेकिंग। व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द मृदभांड निर्माण, तो जो मृदभांड निर्माण है दैट इज लिंक टू व्हाट? दैट इज लिंक टू पॉटरी मेकिंग। तो सबसे पहले आप देखते हो मृदभांड निर्माण, दैट इज द पॉटरी मेकिंग। फिर इसके बाद आपको और भी सूचना, जैसे मृदभांड निर्माण है, इसके अलावा आपको और भी सूचना मिलती है। जैसे आपको मैंने मैटर में दिया है, पता नहीं आप लोगों ने इसको पढ़ा है कि अभी आज इन्होंने इसको डाउनलोड किया होगा। आज घर पर जाके आप लोग हाँ, आज घर पर जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा यहीं पर। जैसे प्रौद्योगिकी में देखिए मैंने क्या कहा है, जैसे मृदभांडों के विभिन्न प्रकार है तो वस्त्र उद्योग है, दूसरा विकसित इंजीनियरिंग तकनीकी है, आभूषण निर्माण है, लौह प्रौद्योगिकी है, ताम्र एवं कांस्य प्रौद्योगिकी है, विभिन्न प्रकार के सिक्कों का निर्माण है। तो इस तरह से, और अभ्यास प्रश्न मैंने दिया, विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन काल के लोगों की उपलब्धियां अतुलनीय रही, इस कथन पर परीक्षण कीजिए। प्राचीन भारत के लोगों को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। आप अगर प्रौद्योगिकी भी चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे विज्ञान है उसी तरह से प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी में आप, यहां पर मैंने डायग्राम भी बना दिया है। तो मृदभांडों का, एक तो आपको मृदभांडों का विभिन्न प्रकार पर, मृदभांड
मृदभांड के बाद दूसरा आपका आता है वस्त्र उद्योग। तो मृदभांड, जैसे पहला आपने देखा मृदभांडों का निर्माण, मृदभांड समझते हो पॉटरी, जैसे आप उसके लिए तुम्हारे पास बहुत सारा है, सभ्यता में मृदभांड चीज बनती थी। फिर आगे आप देखोगे ब्लैक एंड रेड पॉटरी है, काले और लाल मृदभांड है, चित्रित धूसर मृदभांड है, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड है। तो उसमें किस्म किस्म के पॉटरी, खासकर उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड है, वो काफी डेवलप्ड है। दूसरा वस्त्र निर्माण देखते हो तो वस्त्र में 3 है। सूती वस्त्र में तो भारत बहुत ही आगे है, सूती वस्त्र तो यहाँ का पूरी दुनिया में बेमिसाल है। और वस्त्र में आपको सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और ऊनी वस्त्र, ये तीनों मिलते, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और ऊनी वस्त्र, ये तीनों मिलते हैं वस्त्र उद्योग में। और फिर तीसरा आप देखते हो विकसित इंजीनियरिंग तकनीकी। तो कहोगे भाई विकसित इंजीनियरिंग तकनीकी में हम क्या लिखें, तो है आपके पास, आप कुछ नहीं, स्थापत्य निर्माण के बारे में बता दो। कितने भव्य स्थापत्य, अब चोल का, अगर तंजौर का चोल मंदिर ही बताओगे, या पहाड़ को काटकर गुफा से चैत्य और जो विहार बने हैं, बिना इंजीनियरिंग तकनीकी के संभव था, नहीं था ना, तो आप उसका आर्किटेक्चर का उदाहरण दे देना, तो आपको इंजीनियरिंग तकनीकी हो जाएगी। विशेषकर जो बने हैं वो तो और भी शानदार उदाहरण आपका हो जाएगा। फिर आप उसके बाद मैटर में मैंने सब दिया हुआ है, केवल आपको देखना है। फिर आभूषण निर्माण, जैसे 64 कलाओं में एक कला की चर्चा है आभूषण निर्माण, विशेषकर गुप्त काल में आभूषण निर्माण के आपको बहुत उदाहरण दिखेंगे, और आभूषण भी कई प्रकार के होते थे जो लोग पहनते थे प्राय। फिर उसके बाद आभूषण निर्माण के बाद लौह प्रौद्योगिकी। तो आपको मैं बताऊं कि जैसे वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र में हम दुनिया में आगे थे, तो लौह तकनीकी में भी हम बहुत आगे थे। लौह तकनीकी, आप यही समझिए कि प्राचीन काल में आपको मिलेगा कि जो भारतीय जो लोहा है उसको ऊतज कहा जाता था, ऊतज। और जो भारतीय तलवार है उसका दुनिया में कहीं शानी नहीं था, अभूतपूर्व था वो तलवार। तो इस तरह से आपको आभूषण निर्माण, लौह प्रौद्योगिकी और ताम्र और कांस्य उत्पाद, जैसे आपको तांबे और कांसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे तांबे एवं कांसे की तकनीकी, कांसा और तांबा गलाने की पद्धति, और हर युग में कांसे और तांबे के उपकरण मिले हैं। तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है सिक्के, सिक्के के तो इतने एग्जाम्पल मिलेगा। सबसे पहले आप जैसे आरंभ में जो आपके सिक्के हैं आहत सिक्के, उसी की गणना कर सकते हो। फिर मौर्य काल में आओ तो पन और धरन है, इस तरह के चांदी के सिक्के हैं। फिर मौर्य काल से आप अच्छा मौर्य काल में भी तो आहत सिक्के ही मिले हैं जो पुरातात्विक साक्ष्य है। फिर आप मौर्योत्तर काल में आओ तो कई किस्म के सिक्के मिले हैं, सोने, चांदी, तांबे, टिन, तो खैर सोने, चांदी, तांबे के बेहतर सिक्के मिले हैं। और गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के बहुत ही बेहतरीन है। तो इन सिक्कों के बनावट के बारे में दोगी तो प्रौद्योगिकी हो जाएगी। प्रौद्योगिकी में कुछ नहीं है, 5, 6, 7 है, और ये कोई आवश्यक नहीं है कि सारा कुछ आपसे पूछे। उसके बाद आप एक काम करना, आपको विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन भारत के लोगों की उपलब्धियों का अतुलनीय रही, इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। प्राचीन भारत के लोगों की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। तो जो 6 या 7 जो भी है उसको थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 पंक्तियों में, 2-2 पंक्तियों में जितना साइज हो आप ले लेना। अशोक के द्वारा निर्मित गुफा स्थापत्य कला के इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुई। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कर दिया है। तो ये क्वेश्चन को आप छोड़ दो, तीसरा का, और 1 और 2 वाले क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेना, तो आपका ये हो जाएगा। अब भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोत, देखो अध्ययन के स्रोत तो नॉर्मली हम नहीं कवर करते थे और करने की जरूरत ही नहीं, थोड़ा आप लोगों के लिए ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक बार 2018 में और कुछ नहीं पूछा है, विदेशी विवरण अध्ययन के स्रोत के रूप में आप लोगों से एक ही चीज पूछा है, विदेशी विवरण। तो चूंकि एक बार विदेशी विवरण पूछ चुका है, फॉरेन अकाउंट, इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए थोड़ा ज्यादा ही करके दे दिया है। जैसे देखो, प्राचीन भारत के अध्ययन के स्रोत में पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य,
दोनों की चर्चा, पुरातात्विक और साहित्यिक का तो आप बखूबी अंतर समझ रहे हो। जो जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे पड़े हुए हैं वो पुरातात्विक साक्ष्य है, और जो लिटरेचर के रूप में, साहित्य के रूप में, सोर्सेस ऑफ स्टडी के रूप में पाए जाते हैं वह साहित्यिक साक्ष्य है। तो आपको पुरातात्विक साक्ष्य में हो गए अभिलेख हुए, सिक्के, विभिन्न कला रूप में अध्ययन के स्रोत के रूप में अधिक प्रमाणिक, क्योंकि इसमें फेरबदल की गुंजाइश बहुत कम है। जो पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पुरातात्विक साक्ष्य होता है उसमें फेरबदल की गुंजाइश कम होती है, मतलब उसमें आप ज्यादा परिवर्तन नहीं ला सकते हो। लेकिन जो साहित्यिक साक्ष्य है, साहित्यिक साक्ष्य में आपको परिवर्तन के तत्व बड़े ही महत्वपूर्ण रहेंगे। जब इफ यू विल फाइंड हियर द लिटरेरी एविडेंस, तो लिटरेरी एविडेंस को बाद में फेरबदल काफी कुछ कर दिया जाता है। तो लिटरेरी एविडेंस को थोड़ा सा उतनी ऑथेंटिक नहीं मानी जाती है जितना पुरातात्विक साक्ष्य। फेरबदल कैसे होता है, तो आपको मैंने बताया कि कोई भी एक रचना एंशिएंट टाइम का लो, तो वो रचना किसी एक काल की नहीं है, उसको बाद में दूसरा ऑथर थोड़ा सा जोड़ देते, फिर तीसरा ऑथर थोड़ा सा जोड़ देते, चौथा ऑथर उसमें थोड़ा मिला देते। तो धीरे धीरे क्या होता है कि अब जैसे रामायण और महाभारत है, तो पता है वो 800 वर्ष, मतलब करीब 1000 वर्षों में लिखा गया हो। चौथी सदी ईसा पूर्व से उसका लेखन शुरू हुआ और चौथी सदी तक चलता रहा। तो ऐसा तो आपको बहुत बार ऐसा मिलेगा, इसलिए साहित्यिक साक्ष्य को थोड़ा सावधानी से लेना पड़ता है। तो साहित्यिक साक्ष्य में, पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख हो गया। अभिलेख मतलब जो पत्थर पर खुदे हुए मिलते हैं। अब इसको मैं इसी में दिखा देता हूं। जैसे पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख हो गया, तो ये अभिलेख आपको, आप इसको पढ़ोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप तो आपने पढ़ा नहीं होगा, अदरवाइज क्लियर हो जाता। जो अभिलेख है ये मंदिरों के दीवारों पर खुदे हैं। जो अभिलेख है वो मंदिरों के दीवारें पर खुदे हुए मिलते हैं। कई बार सिक्कों पर मिलते हैं, ईंटों पर मिलते हैं, पत्थरों पर मिलते हैं। तो जो लिखित साक्ष्य के रूप में कहीं खुदे हुए मिलते हैं वो उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। अंग्रेजी में उसी को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, अदरवाइज इट वाज कॉल्ड अभिलेख। तो ये आपका उदाहरण मिलता है। दूसरा आप देखते हो कि जैसे अशोक के अभिलेख है, तो अशोक ने तो जानबूझ के अपने स्तंभों पर खूबसूरत अभिलेख खुदवाए और अपने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया। फिर इसके अलावा आगे देखोगे तो फिर मौर्योत्तर काल में आपको ढेर सारे अभिलेख मिल जाएंगे। जैसे सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता गौतमी का अभिलेख मिल जाएगा, या रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, ये सब आप देख चुके हो। उधर खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख आपको मिल जाएगा, जो राजनीतिक इतिहास में मैंने बताया था। गुप्तों का अभिलेख, समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति। तो पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में आपको इस तरह के अभिलेख मिलते रहेंगे। अब दूसरा है सिक्के। तो कहोगे भाई सिक्का अध्ययन का स्रोत कैसे? आप मान लो सिक्के पर इंडो ग्रीक शासक पहले शासक हैं जिसने राजाओं के नाम सिक्के पर खुदवाए। इसका मतलब है राजवंश और वंशावलियां भी सिक्कों के आधार पर स्पष्ट कर सकते हो किस शासक ने सिक्का खुदवाया। सिक्के पर किसी ईश्वर की मूर्ति दिव्य, किसी देवता की मूर्ति है, तो वो धार्मिक विश्वास पर प्रकाश डालता है। और अगर सिक्के पर राजा की छवि भी कई बार मिल जाती है, कई बार देवता की छवि के आधार पर करते हैं। और सिक्के का जो मतलब सिक्के की जो बनावट है वो कहीं ना कहीं कला के विकास पर प्रकाश डालता है, कितनी कलात्मकता है। और सिक्कों का जो वजन है उसमें जो धातु की मात्रा है वह आर्थिक दशा पर प्रकाश डालती है। इसके बाद पूरे प्राचीन काल में देखोगे तो सिक्कों के आधार पर जैसे आहत सिक्के हैं, आहत सिक्के के बाद इंडो ग्रीक शासकों के नाम से सिक्के जारी किए। फिर कुषाण शासक, शक शासक, शातवाहन शासक, उनसे उनके राजवंश पर प्रकाश पड़ता है। अगर राज्य की सीमाओं पर सिक्के मिलते हैं तो राज्य की सीमा पर का भी ज्ञान उससे मिलता है हमें। तो सातवाहन के बाद गुप्त शासक बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, जो उस काल की समृद्धि की तरफ संकेत करता है। तो ये आपके सिक्के के हुए। उसी प्रकार से तो अभिलेख हुए, सिक्के हुए। ये दो महत्वपूर्ण है अध्ययन के स्रोत के रूप में, लेकिन ये दोनों का ज्यादा महत्व है। वैसे तो और भी जैसे बर्तन है,
उपकरण है, जब खुदाई होती है तो उपकरण है, तो जो लोग जिस उपकरणों का प्रयोग किया, उनके जो मृदभांड और बर्तन मिलते हैं, वो सब भी पुरातात्विक साक्षी है। लेकिन इन दोनों का विशेष महत्व है जो मैंने आपको बताया। अभिलेख का है कि जो इंस्क्रिप्शन उसको कहते हैं, जैसे आपने अशोक का देखा कि अशोक ने स्तंभ बनवाया और स्तंभ पर अपना आदेश खुदवाया, तो जो आदेश उसने खुदवाया या कोई मंदिर है उस पर कोई शासक लिखवाते हैं या कोई निजी व्यक्ति उसका प्रमाण लिखवाता है, जैसे कहीं पर पिलर गाड़ा उस पर लिखवा दिया, कुछ खुदवा दिया, उसको खोदते हैं, वो परमानेंट हो जाता है, वो सदियों तक पड़ा रहता है, उसी को अभिलेख बोलते हैं। अंग्रेजी में उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, वो अभिलेख। या फिर कई बार अभिलेख सिक्कों पर भी होता है, जैसे सिक्का पर अपना नाम खुदवा दिया, किसी देवता का नाम खुदवाया, तो वो भी अभिलेख ही कहा जाता है। भी मोहर मिले, इस प्रकार के व्यापार होते थे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, सत्य में ऐसा नहीं कर सकते कि हड़प्पा सभ्यता में जितने प्रकार के मुहरें मिली उतने प्रकार के व्यापार होते हैं, ये गलत धारणा हो जाएगी। अब साहित्यिक स्रोत में, तो साहित्यिक स्रोत में तो मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें उतनी ऑथेंटिसिटी नहीं रहती है। जो साहित्यिक साक्ष्य है, इन लिटरेरी एविडेंस यू विल नॉट फाइंड सच अ वास्ट ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उसमें उतनी ऑथेंटिसिटी नहीं रहती। अब यहां पर गौर करके देखिए, जैसे अध्ययन स्रोत के रूप में साहित्यिक साक्ष्य किसी काल विशेष के सभी आयामों को नहीं करता है। मतलब अब इसमें साहित्य को भी मैंने कई जगहों पर कैटेगोराइज किया है, जैसे मैंने उसको धार्मिक साहित्य में बांटा है और गैर धार्मिक साहित्य में बांटा है। तो धार्मिक साहित्य में आपको ब्राह्मण साहित्य अलग है, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य से आपको समाज के जो सबसे प्रभावी वर्ग है उनकी सूचना मिलती है, लेकिन जो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य है वो चूंकि जनसामान्य की भाषा पाली को अपनाता है, तो उसे जनसामान्य के जीवन की झलक मिलती है। तो मैं टेक्स्ट का नाम इसलिए नहीं बता रहा कि याद करो माय फ्रेंड्स, मैंने जो साहित्य की पूरी सूची बताई है उसमें सारे टेक्स्ट के नाम इसमें जो मिलेंगे, अब उपनिषद मिलेगा, उससे तुम वाकिफ होगे। फिर देखो, अब ये महाभारत रामायण की बात करेंगे, उससे तुम वाकिफ होगे। जैसे पुराणों की बात करेंगे, उससे आप परिचित होगे। आप मिलिंद पन्हों की बात करेंगे, अंगुत्तर निकाय की बात करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर रहे हैं, चाहे बौद्ध ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ये सबको मैंने साहित्यिक सूची में आपको बता दिया है, तो वो आपके लिए नई चीज नहीं है। गैर धार्मिक साहित्य में भी जैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी है, उससे आप वाकिफ हो। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है जो मौर्य का गुप्त काल का है, उससे आप वाकिफ हो। जैसे मैंने बताया था मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्त और कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। तो ये धार्मिक कोटि में नहीं है, ये गैर धार्मिक कोटि में है, ये दरबारी लेखन है। और गार्गी संहिता है, पतंजलि के महाभाष्य है, बाणभट्ट के हस्तचरित है, तो ये सबसे आप वाकिफ हो। विदेशी साहित्य में 3 तरह के साहित्य है। यूनानी रोमन, जैसे यूनानी में जब सिकंदर आया था तो सिकंदर के साथ कुछ हिस्टोरियंस आए थे, यहां पर आपको नाम मिलेंगे। जैसे यूनानी रोमन में आपको सिकंदर के साथ, जैसे आपको मिलेगा कि उत्तर पश्चिम के इतिहास की समझ सिकंदर के इतिहासकार में देखो यहां नाम मिलते हैं आपको, जैसे नियरकस है, अरिस्टोबुलस है, अनासिक्रिटिस है। तो ये हिस्टोरियंस आए हैं जो सिकंदर के साथ आए हैं, और मैं आपको बताऊं कि उन्हीं से आपको उस काल के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। अगर सिकंदर के इतिहास, अगर इतिहासकार साथ नहीं आए होते तो हमें उत्तर पश्चिम के इतिहास की जानकारी उस समय नहीं मिलती। तो कोई भी भारतीय सोर्स से 6ठी सदी से पूर्व के उत्तर पश्चिम की जानकारी नहीं मिलती है। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है सिकंदर का इतिहासकार, क्योंकि सिकंदर के हिस्टोरियंस ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया। चंद्रगुप्त मौर्य सेंड्रोकोटस, और बाद में एक ब्रिटिश विद्वान है विलियम जोन्स, जिसने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी, तो भारतीय इतिहास क्लियर हो गया। उसके बाद यूनानी विद्वान में मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस जो आपको याद जिसका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध हुआ था, तो सेल्यूकस का राजदूत है, और उस राजदूत का नाम क्या है? हेलियोडोरस, सॉरी मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज के विवरण से हमें मौर्य काल के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। तो ये हुआ। इसके बाद मौर्योत्तर काल में बहुत सारे लेखक हैं, प्लिनी, स्ट्रैबो, डायोडोरस। तो प्लिनी, स्ट्रैबो, डायोडोरस, एरियन
जैसे लेखक है जो ईसा की आरंभिक शताब्दी में मौर्योत्तर काल में लिखा है, और उनके विवरण से हमें रोमन व्यापार पर प्रकाश पड़ता है, रोमन व्यापार। तो अरब और रोमन लेखक में इतना ही मैंने दिया है, इस 2 पेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये देखिए यूनानी रोमन, एक ये पेज है और विदेशी साहित्य यूनानी रोमन, ये पेज हुआ आपका। और चीनी लेखक में आपको 4वीं सदी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया फाहियान। तो फाहियान का जो विवरण है गुप्त काल के इतिहास जानने का साधन है। हालांकि चीनी यात्री कई आए हैं, लेकिन आप 2 का नाम याद रखिए, एक फाहियान, दूसरा ह्वेनसांग। और हर्षवर्धन का समकालीन था ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग रहा था और हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग को संरक्षण दिया था। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो दूसरा आप देखते हो, जैसे वो फाहियान है, दूसरा है ह्वेनसांग। फिर पश्चिमी विश्व का रिकॉर्ड है उसका। फिर अरबी लेखक आते हैं। तो अरबी लेखक में 9वीं सदी में आया हुआ है सुलेमान, जो पाल और प्रतिहारों के बारे में लिखता है। और 10वीं सदी में आया हुआ है जिसका नाम है अल मसूदी। तो अल मसूदी राष्ट्रकूटों के विषय में लिखता है और अरब क्षेत्र का हेरोडोटस भी इसको कहा जाता है। इसके समय पर भारत में आगमन, उसमें कन्नौज एक प्रतिहार शासक मिहिर भोज के अधीन था। तो ये प्रतिहारों के बारे में लिखता है, राष्ट्रकूटों के बारे में लिखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लेखक है अरब लेखक, वह है अल बरूनी, जो मैं आपको महमूद गजनी के आक्रमण से वाकिफ कराऊंगा। अब मध्यकाल में मैं आपको तो पार्ट 3 में मैं प्रवेश करूंगा कल से, तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा। तो उसमें जो अल बरूनी है वो महमूद गजनी के साथ हिंदुस्तान में आया है, लेकिन वो बड़ा ही प्रगतिशील लेखक है, क्योंकि वह महमूद गजनी के पॉइंट ऑफ व्यू को व्यक्त नहीं करता है। आया है महमूद गजनी के साथ और महमूद गजनी की सेना से अलग हो गया है, और अलग होकर उसने हिंदुस्तान का भ्रमण किया और उन क्षेत्रों को देखने और समझने का प्रयत्न किया। उसने हिंदुस्तान का भ्रमण किया और उन क्षेत्रों को देखने और समझने का प्रयत्न किया है अल बरूनी। और इसी क्रम में अल बरूनी ने अपना जो विवरण है, अपनी जो समझ है, हिंदुस्तान को उसने जितना समझा है, उसको एक पुस्तक में कैद किया। उस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। उसने किताब उल हिंद नामक पुस्तक में उसको कैद करके रखा है। दैट इज कॉल्ड किताब उल हिंद। तो अल बरूनी का विवरण है 11वीं सदी के पूर्वार्ध में उत्तर भारत के इतिहास जानने का, विशेषकर सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। जो उसका पूरा नाम है अबू रेहान अल बरूनी। उसकी विशेषता क्या है? वह हिंदुस्तान आया तो उसने एक्सक्लूसिवली संस्कृत सीखा, और संस्कृत सीखने के बाद तब उसने उत्तर भारत का अवलोकन किया। तो थोड़ा सा सेफ्टी के लिए हमने सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री पर भी आपको दे दिया है, आप लोग एक बार गंभीरता से इसको देख लेना। ओके, तो मैं स्टूडेंट्स पार्ट 2 हमारा समाप्त हुआ। अब कल से हम पार्ट 3 पर जाएंगे। मिस्टर अंकुर, पार्ट 3 का मैटर मिल जाना चाहिए कल एडवांस में। आप लोग ध्यान रखना, अद्भुत कल थर्सडे है, तो कल आपको मैटर 12 बजे के करीब पहुंच जाएगा। आप डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके कोशिश करना पढ़ लेने का। तो फिर हम कल आते हैं, मिलते हैं। तो पार्ट 3 का मैं करूंगा। क्या अंकुर, और कोई मुद्दा? एक क्वेश्चन यहां पर आप लोग देख लीजिएगा कि भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व का आकलन कीजिए। इसी से आपका इसका उत्तर निकल जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन। ये 2018 में पूछा है 150 शब्दों में, 2018 में, कि भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांतों के महत्व का आकलन कीजिए 2018 में। Sir, how did Buddhism become popular among tribal people, given that Buddha completely discarded the idol worship? एक्चुअली देखो, आइडल वर्शिप बुद्धा ने डिस्कार्ड किया, लेकिन वैशाली पॉसिबली यू हैव फॉरगॉटेन कि whenever I have taught you the post Maurya period, as you have asked me the question in English, so it is imperative for me to reply in English itself, so that's why I'm using this language.
In which language you people will ask me the question, I will be bound to reply this question in the same language. So you have asked me the question कि Buddha was completely against this idol worship, but why did Buddhism became popular among the tribals in spite of the fact that the tribals were doing the idol worship? So this is some sort of flexibility on the part of Buddhism. It is true that when Buddhism spread to the peripheral region means कि just in the near the tribal region. So there you will come to know कि Buddhism then going to change its character. Change its character in that sense कि in association with the tribal elements, even Buddhism adopted the same idol worship. Bhaktism, idol worship, and the theory of reincarnation. So my students, you may recall that whenever I have taught you the post-Maurya period, I have made this point crystal clear to you. This concept of Bhaktism, the theory of reincarnation and idol worship affected all the sects, including Brahmanism, Buddhism, Jainism. So Buddhism appropriated this idol worship from tribal elements itself. So that's why the idol of Bodhisattva and Buddhas came to be worshipped during this period. So this is the case. Okay, my students, so I am stopping here and I have to move further. So thank you very much. I'll see you.